हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सल्तनत काल हरियाणा सामान्य ज्ञान में। इसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और ये हमारे होंगे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग एक। तो भाग एक में क्या है कि सल्तनत काल का आरंभ और गुलाम वंश। तो 1206 से 1290 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है, शासनकाल। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो भाई 1192 के में हुआ। और किन के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। प्रश्न नंबर 2 है, त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद हरियाणा पर किसका नियंत्रण स्थापित हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और उसके सेनापतियों का। तो विशेषकर किसको शासन सौंप के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो वहीं से कौन सा वंश स्टार्ट हो गया था? गुलाम वंश स्टार्ट हो गया था। तो प्रश्न नंबर 3 है, भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, इसके बाद है गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो मामूलक वंश या दास वंश को। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा की किस क्षेत्र को अपनी पहली एकता प्रशासनिक रूप में प्राप्त किया था? तो ये हांसी है। प्रश्न नंबर 6 है, इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दिल्ली के निकट होने के कारण हरियाणा का अधिकांश भाग। प्रश्न नंबर 7 है, दिल्ली सुल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये है रजिया सुल्तान। और ये कब से कब तक थी? 1236 से 1240 तक। और 1210 से 1236 तक कौन था? इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं, रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा में किस स्थान पर हुई? तो कैथल के पास। और रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को बंदी बनाने के बाद अगले दिन। प्रश्न नंबर 10 है, बलबन, जिसका कार्यकाल क्या था? 1266 से 1287 ईस्वी में। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले हरियाणा के किस क्षेत्र का इक्तेदार था? तो ये हांसी का इक्तेदार था। फिर बलबन ने मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए क्या कदम उठाए थे? तो मेवात के जंगलों को कटवाया ताकि विद्रोही छिप न सकें। प्रश्न नंबर 12 है, किस दिल्ली सल्तनत के शासक के समय का एक अभिलेख पालम बावली या दिल्ली हरियाणा के निकट से मिला है जिसमें हरियाणा को देश के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये है गयासुद्दीन बलबन। और ये कब का है भाई? 1280 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, इसमें मिला था अपने को। सोनीपत से प्राप्त एक प्रशस्त्र फलक अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? तो भाई दिल्ली है हरियाणा का देश में है। ठीक है, जिस पर पहले तोमरों का शासन था, फिर चौहानों का, और अब इस पर शकों यानी मुसलमानों का अधिकार है। और यह 1290 ईस्वी का है। ठीक है, भाग 2 में चलते हैं खिलजी वंश में। तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना था? 1290 से 96। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हरियाणा में बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा कि दिल्ली के पास होने के कारण हरियाणा के क्षेत्रों में भी कृषि उत्पादों की कीमतें नियंत्रित रहती थी। प्रश्न संख्या 3 है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली और हरियाणा की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में किलों की मरम्मत और सेना का पुनर्गठन। फिर है, खिलजी वंश के शासकों के अधीन हरियाणा में प्रशासनिक इकाई एकता का क्या महत्व था? तो यह भूमि, राजस्व और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई थी। भाग 3 है, तुगलक वंश। तो ये कब से कब तक था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, 1320 से 1325 तक। फिर है, गयासुद्दीन तुगलक के समय हरियाणा में सिंचाई के लिए क्या प्रयास किए गए? तो नहरों के निर्माण पर बल दिया गया। फिर है, मोहम्मद बिन तुगलक बात जो 1325 से 1351 के शासनकाल में हरियाणा में किस प्रकार के विद्रोह हुए? तो स्थानीय सरदारों और किसानों के विद्रोह, विशेषकर कर वृद्धि के कारण, मतलब करों में वृद्धि कर दी गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351 में। प्रश्न संख्या 4 है, इब्न बतूता के अनुसार हरियाणा के किस क्षेत्र में लाल रंग का चावल होता था जिसकी दिल्ली में विशेष मांग थी? तो ये भाई सिरसा में होता था। प्रश्न संख्या 5 है, किस तुगलक शासक को नहरों का जनक कहा जाता था जिसने हरियाणा में कई नहरों का निर्माण करवाया? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। और इसका शासनकाल है 1351 से 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के किस शहर की स्थापना की? तो इसने की थी हिसार, फतेहाबाद की थी अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर। और हिसार की थी 1354 ईस्वी में हिसार फिरोजा के नाम से। अगला है, हिसार में फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? तो ये है भाई फिरोज शाह का किला, गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, दीनी मस्जिद जो बाद में बनी थी, दीनी मस्जिद। प्रश्न संख्या 8 है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में कितने दरवाजों वाला किला बनवाया? तो 4 गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और ताल की द्वार।
अगला है फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक नहर का निर्माण करवाया था, उसका नाम क्या था? तो ये था उल्लू खानी नहर, यमुना से हिसार तक। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कितने कुओं, पुलों और बांधों का निर्माण करवाया? तो 150 कुओं, 100 पुलों और 50 बांधों का उल्लेख मिलता है। अगला है अफीफ की ए तारीख है फिरोज शाही में हरियाणा के किस सुल्तान के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 12 है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हरियाणा में किस प्रकार के धार्मिक परिवर्तन हुए? तो उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और इस्लामिक धर्मदानता का प्रमाण मिलता है। प्रश्न संख्या 13 है फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के टोहाना क्षेत्र में क्या बनवाया था? तो एक किला बनवाया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में। फिर वही तैमूर लंग के आक्रमण के समय हरियाणा के किन क्षेत्रों में भारी विनाश हुआ? तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत। अगला है भाई तैमूर लंग के आक्रमण का दिल्ली सल्तनत और हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो तुगलक वंश का पतन और दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना। उसके बाद करेंगे सैयद वंश जो 1414 और 1451 तक था। फिर उसके बाद आया लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था खिजर खान, ठीक है, 1414 से 1421 तक। फिर तैमूर लंग का प्रतिनिधि कौन बना जिसने भारत में सैयद वंश की नींव रखी? तो ये खिजर खान ही था। सैयद वंश के शासकों का हरियाणा पर कैसा नियंत्रण था? तो कमजोर और सीमित नियंत्रण था। स्थानीय सरदारों के विद्रोह आम थे। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो ये बहलोल लोधी था 1451 से 1489 ईस्वी में। फिर बहलोल लोधी के समय हरियाणा को दिल्ली सल्तनत का भाग कब बनाया गया? तो 1451 ईस्वी में। सिकंदर लोधी के समय हरियाणा में कौन से विद्रोह हुए? तो क्लायत और जींद में विद्रोह हुए थे। प्रश्न संख्या 7 है वो देखिए, सिकंदर लोधी की धर्मांता का हरियाणा की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लोगों में असंतोष बढ़ा। फिर है इब्राहिम लोधी 1517 से 26 तक इसका शासनकाल था। कि शासनकाल तक हरियाणा किसका अंग बना रहा? तो ये दिल्ली सल्तनत का अंग बना रहा। प्रश्न संख्या 9 है इब्राहिम लोधी के क्रोधी और घमंडी स्वभाव के कारण हरियाणा की जनता उससे क्यों अप्रसन्न थी? तो उसकी कठोर नीतियाँ और व्यवहार। प्रश्न संख्या 10 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी। प्रश्न संख्या 12 है पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया? तो ये पानीपत में ही लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 13 है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की। पानीपत के प्रथम युद्ध का भारतीय इतिहास और हरियाणा पर क्या महत्व है? तो इस युद्ध में लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस रणनीति का उपयोग किया था? तो ये तुलुगमा पद्धति और तोपखाने का उपयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय हरियाणा के लोग किस शासक के विरुद्ध थे? तो इब्राहिम लोधी के विरुद्ध थे। सल्तनत काल का अंत और मुगल काल का आरंभ हरियाणा में किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। अगला है सल्तनत काल में हरियाणा की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी? ये प्रश्न भाग है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, इसमें सल्तनत काल में हरियाणा का प्रशासनिक किस व्यवस्था पर आधारित था? तो एकता प्रणाली पर, जिसमें भूमि को इक्तादारों में बांटा जाता था। अब है प्रश्न संख्या 2 सिख क्या थी और इसकी प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो सिख कई परगनों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका प्रमुख सिकदार होता था। लोधी काल में सिख के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा? तो सरकार। प्रश्न संख्या 4 है ग्राम स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होते थे जो लगान वसूली में सहायता करते थे? चौधरी, मुकद्दम और पटवारी। सल्तनत काल में हरियाणा में कृषि का मुख्य आधार क्या था? तो भू राजस्व। प्रश्न संख्या 6 है सल्तनत काल और में हरियाणा में कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती थी? तो गेहूँ, जो, चावल, कपास आदि। तो विशेषकर सिरसा का लाल चावल भी इसमें इंक्लूड कर लेना। सल्तनत काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो नारनौल, बाबरनामा में इसका उल्लेख है। दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो दिल्ली के निकटवर्ती शहर जैसे हांसी, नारनौल, हिसार। प्रश्न संख्या 9 है सल्तनत काल में हरियाणा में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तो अरबी, फारसी के प्रभाव के साथ साथ स्थानीय हरियाणवी बोलियां और अपभ्रंश। सल्तनत काल में हरियाणा में सूफी संतों को क्या प्रभाव था? तो कई सूफी संत हरियाणा में आए और उनके विचारों का प्रसार हुआ, जैसे शेख फरीद। ये कहाँ पर आया था? हांसी में आया था। हरियाणा में सल्तनत काल के प्रमुख स्थापत्य कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो हिसार में फिरोज शाह की इमारतें, गुजरी महल, हांसी का किला, नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा, जल महल अकबर के समय का, लेकिन सल्तनत काल की शैलियों का प्रभाव। प्रश्न संख्या 12 है नारनौल में सिरसा सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा किस काल से संबंधित है? तो ये लोधी वंश के अंत और मुगल काल के
शुरुआती दौर यानी शेरशाह सूरी लोधी काल के बाद आए, लेकिन मकबरा लोधी वास्तुकला से प्रभावित था। सल्तनत काल में हरियाणा में शिक्षा की स्थिति कैसी थी? तो मदरसे और मकतब शिक्षा के केंद्र थे जहां इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। अगला है प्रश्न संख्या 14, सल्तनत काल में हरियाणा में सामाजिक जीवन कैसा था? तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय का सह अस्तित्व था, लेकिन शासकों की नीतियों के कारण कुछ तनाव भी रहे। प्रश्न संख्या 15 है, हरियाणा में सल्तनत काल के दौरान प्रमुख विद्रोह कौन से थे? तो मेवातियों के विद्रोह, गुलाम वंश के खिलाफ, सिकंदर लोधी के खिलाफ, कलायत और जींद का। हफीफ की तारीफ ए फिरोजी में हरियाणा के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हरियाणा की समृद्धि और उसके द्वारा किए गए विकास कार्य। प्रश्न संख्या 17 है, क्या सल्तनत काल में हरियाणा में कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ? तो हाँ, इस्लामी और स्थानीय भारतीय संस्कृतियों का संगम हुआ, जिससे नई कला और वास्तुकला शैलियों का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 18 है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के किस शहर को इस्लामी धार्मिक शहर बनाने की कोशिश की थी? तो हिसार। सल्तनत काल में हरियाणा में सैन्य चौकियों और किलों का क्या महत्व था? तो दिल्ली की सुरक्षा और विद्रोहों को दबाने के लिए। प्रश्न संख्या 20 है, सल्तनत काल में हरियाणा में कौन से कर लगाए जाते थे? तो खराज, भूमि कर, ज़कात मुस्लिमों पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर, घराई घर का, चराई चरागर। अब कुछ विविध प्रश्न हैं। हरियाणा में सल्तनत काल के दौरान कौन से नए शहरों का विकास हुआ? तो हिसार और फतेहाबाद। सल्तनत काल में हरियाणा की क्या सामरिक स्थिति थी? तो दिल्ली के करीब होने के कारण यह महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र था। प्रश्न संख्या 3 है, सल्तनत काल में हरियाणा में सूफीवाद के प्रसार में किसने योगदान दिया? तो विभिन्न सूफी संत और दरगाह ने। प्रश्न संख्या 4 है, हरियाणा के किस क्षेत्र को सल्तनत काल में अस्सी के नाम से जाना जाता था? जो हांसी का किला था, तो यह है हांसी, ठीक है, अस्सीगढ़ का किला बोलते हैं इसको। प्रश्न संख्या 5 है, सल्तनत काल में हरियाणा में कौन से विद्रोह सबसे गंभीर माने जाते हैं? तो मेवातियों के विद्रोह। प्रश्न संख्या 6 है, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कितनी नहरें बनवाई थी? तो कई छोटी बड़ी नहरें, जिनमें उल्लुख खानी नहर प्रमुख थी, यमुनानगर से हिसार तक। सल्तनत काल में हरियाणा में कौन सा प्रमुख उद्योग फूला कृषि आधारित उद्योग और कपड़ा उद्योग। सल्तनत काल में हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों ने पहला बड़ा युद्ध लड़ा था? तो पानीपत में। प्रश्न संख्या 9 है, सल्तनत काल के अंतिम दौर में हरियाणा में कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी थी? तो कुछ स्थानीय राजपूत सरदार और मेव सरदार। क्या सल्तनत काल में हरियाणा में कोई प्रसिद्ध बाजार या मंडी स्थापित हुई थी? तो नारनौल में कपास मंडी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 11 है, सल्तनत काल में हरियाणा की जनता पर करों का क्या प्रभाव पड़ा? तो कुछ समय में करों के बोझ के कारण असंतोष बढ़ा, युद्ध होने लगे भाई। प्रश्न संख्या 12 है, सल्तनत काल में हरियाणा के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो समकालीन ग्रंथ, तारीख फिरोजशाही, बाबरनामा, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। प्रश्न संख्या 13 है, सल्तनत काल में हरियाणा में निर्मित किस इमारत को गुजरी महल कहा जाता है? तो हिसार का गुजरी महल, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 14 है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पिता के नाम पर हरियाणा में कौन सा शहर बनवाया था? तो फतेहाबाद, अपने पिता फतेह खान के नाम पर। प्रश्न संख्या 15 है, सल्तनत काल में हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि था। प्रश्न संख्या 16 है, सल्तनत काल में हरियाणा में किस प्रकार के सैन्य अभियान चलाए गए? तो विद्रोह को दबाने और सीमा सुरक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 17 है, दिल्ली सल्तनत का हरियाणा में राजनीतिक नियंत्रण कब से सबसे कमजोर हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद और सैयद वंश के दौरान। प्रश्न संख्या 18 है, सल्तनत काल में हरियाणा में प्रमुख धार्मिक इमारतें कौन सी थी? तो मस्जिदें, दरगाहें और कुछ हिंदू मंदिर, जो कुछ शासकों द्वारा तोड़े भी गए। प्रश्न संख्या 19 है, सल्तनत काल में हरियाणा में शहरीकरण की क्या स्थिति थी? तो कुछ नए शहरों जैसे हिसार और फतेहाबाद का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 20 है, सल्तनत काल में हरियाणा में किस प्रकार के सिक्के प्रचलित थे? तो टका और जीतल के। प्रश्न संख्या 21 है, सल्तनत काल में हरियाणा में कानून और व्यवस्था कौन बनाए रखता था? तो सुल्तान के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन। फिरोज शाह तुगलक ने प्रश्न संख्या 22 है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में एक मस्जिद भी बनवाई, उसका नाम क्या था? तो लाठ की मस्जिद। प्रश्न संख्या 23 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के अंतिम चरण में हरियाणा में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिरता थी? तो स्थानीय सरदारों और अफगानों प्रमुख का उदय। क्या सल्तनत काल में हरियाणा में कोई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान स्थापित हुआ? तो प्रमुखतः दिल्ली में शिक्षा केंद्र थे, लेकिन हरियाणा के बड़े शहरों में भी छोटे मदरसे थे। प्रश्न संख्या 25 है, सल्तनत काल में हरियाणा के लोगों पर कौन से सामाजिक बदलाव आए? तो इस्लामी संस्कृति का प्रभाव और नए सामाजिक समूहों का उदय। प्रश्न संख्या 26 है, सल्तनत काल में हरियाणा में जुड़े प्रमुख संत या धार्मिक व्यक्ति कौन थे? तो कुछ सूफी संत जैसे शेख जलालुद्दीन हांसी। सल्तनत काल में हरियाणा में किस प्रकार के सैन्य विद्रोह हुए? तो मेवातियों और जाटों द्वारा विद्रोह हुए।
प्रश्न संख्या 28 है, सल्तनत काल में हरियाणा के प्रमुख किले कौन से थे? तो हांसी का किला, हिसार का किला और टोहाना का किला। प्रश्न संख्या 29 है, सल्तनत काल में हरियाणा में भू राजस्व का भुगतान किस रूप में किया जाता था? तो मुख्य रूप से अनाज के रूप में, कुछ स्थानों पर नकदी भी। सल्तनत काल में हरियाणा में कला और साहित्य का क्या विकास हुआ? तो फारसी साहित्य का प्रभाव बढ़ा और स्थानीय भाषाओं में भी कुछ रचनाएं हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।